यस, सो वीडियो ऑन है सबका। हाँ, 26 गर्ल्स, 25 गर्ल्स आर प्रेजेंट। सब कोई ठीक है ना? सबकी तबीयत ठीक है? यस मैम। यस, ऑल ऑफ यू। और सबने भर भी दिया है अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला, वो भी आपने भर दिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे, वो है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग, आप लोग लैंडस्लाइड तो जानते हैं। लैंडस्लाइड के बारे में तो आप लोगों ने सुना है। लैंडस्लाइड क्या होता है? जब पहाड़ों से लुढ़क कर पत्थर गिर जाते हैं तो उसको लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, सुना है, जानती हैं आप लोग भूस्खलन या लैंडस्लाइड इसके बारे में? यस, यस मैम। हाँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मास वेस्टिंग। हमारे सिलेबस में है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का हिंदी होता है द्रव्यमान संचलन। द्रव्यमान संचलन, मास वेस्टिंग, इसको करेंगे। लैंडस्लाइड या भूस्खलन से ये अलग कैसे है? ये अलग इसलिए है क्योंकि मास वेस्टिंग में बहुत सारी चीज एक साथ होते हैं। भूस्खलन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों से पत्थर का लुढ़क जाना ही भूस्खलन होता है। लैंडस्लाइड होना यानी कि पहाड़ों के जो ढाल होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उसमें से पत्थर जब लुढ़क के नीचे गिर जाते हैं, उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन। लेकिन मास वेस्टिंग जो होता है वो रिलेटेड है अपक्षय के साथ। वो आप लोग ऑलरेडी अपक्षय और अपरदन कर चुके हैं। अपक्षय मतलब है वेदरिंग। मैंने पिछले क्लास में टेस्ट से पहले मैंने वेदरिंग करवाया था ना आप लोगों के साथ। तो वेदरिंग जो है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन में इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ओके, लेकिन मैं बोलती जाऊंगी हिंदी में। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये है मास वेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संचलन। हिंदी वाले लिख लीजिए, इसका नाम है द्रव्यमान संचलन। ओके, सो अपक्षय की विभिन्न प्रकार परिक्रियाएं द्वारा चट्टानों के विघटन एवं वियोजन द्वारा उत्पन्न विखंडित शैलीय पदार्थ को शैल अपशिष्ट कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपक्षय के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, आप लोग अपक्षय के विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, जानते हैं। वेदरिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो अपक्षय के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के विघटन एवं वियोजन, दोनों चीज होता है। चट्टानों का विघटन होता है, रॉक्स का ब्रेकेज होता है, एंड उसका वियोजन होता है। और उसके द्वारा जो विखंडित शैल, जो टूटे फूटे जो रॉक पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, उसको हम कहते हैं शैल अपशिष्ट या रॉक वेस्ट। ठीक है। अब रॉक वेस्ट जो होता है, जब ये नीचे की तरफ जाता है, किसी भी ढलान में जब ये नीचे की तरह जाता है, सामान्यतः शैल अपशिष्ट या रॉक वेस्ट पहाड़ी ढाल के सहारे जब सामूहिक रूप से गतिशील होते हैं, तो उस प्रक्रिया को द्रव्यमान संचलन या मास मूवमेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कि सामान्यतः शैल अपशिष्ट जब पहाड़ी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से गतिशील होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संचलन या मास मूवमेंट कहते हैं। So when the rock waste
moves downhill, okay, that is known as mass movement, or it is also known as mass wasting. वास्तव में द्रव्यमान संचलन के अंतर्गत शैलों से पदार्थों के विलगांव एवं उनके निचले ढाल की ओर गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा प्रभावी होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पहाड़ों की ढाल से, आप देखिए दूसरे स्लाइड में आपको दिखेगा एक चित्र, और उस चित्र पर आपको एक पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ी ढाल से नीचे की तरफ कुछ पत्थर गिरे हुए हैं, है ना। तो मास वेस्टिंग बाईं तरफ लिखा इंग्लिश में इज द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये डाउनहिल मूवमेंट है, मतलब ये नीचे की तरफ, पहाड़ों के नीचे की तरह का मूवमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 आपको ध्यान देना है कि किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, रॉक का और सॉइल का, यानी कि शैल अपशिष्ट का और मिट्टी का, इसका मूवमेंट हो रहा है। ओके, और तीसरा पॉइंट जो है कि ग्रेविटी के कारण मूवमेंट हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण मूवमेंट हो रहा है। ये 3 चीजें आपको ध्यान देना है। एबला, अगर आपका ऑन है ना, ये वाला माइक ऑफ कर दीजिए एबला प्लीज। यस, जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए। तो दूसरा पॉइंट लिखा है इंग्लिश में कि द टर्म लैंडस्लाइड इज ऑफन यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर मास वेस्टिंग। अक्सर हम मास वेस्टिंग यानी द्रव्यमान संचलन और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, लेकिन बट मास वेस्टिंग इज अ ब्रॉडर टर्म रेफरिंग टू ऑल मूवमेंट डाउन स्लोप। मास वेस्टिंग जो होता है उसमें हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है पहाड़ों के नीचे की तरफ का मूवमेंट होता है, यानी सामूहिक रूप से जो भी पहाड़ी अवशिष्ट है, शैल अपशिष्ट है, वो सामूहिक रूप से गतिशील तो होते हैं लेकिन पहाड़ के नीचे की तरह गतिशील होते हैं। सो दे आर मूविंग डाउन स्लोप। ठीक है, जियोलॉजिकली लैंडस्लाइड is a general term for mass wasting that involves fast geologic material। और हम जियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो हम लोग लैंडस्लाइड को कहते हैं कि इट इज अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब एक साथ बहुत सारे मिट्टी, द्रव्य पदार्थ, शैल अपशिष्ट, सब कुछ एक साथ नीचे की तरह जो होता है वो मूव कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षय। मास वेस्टिंग को कहते हैं द्रव्यमान क्षय। ओके, मास मूवमेंट को कहते हैं द्रव्यमान संचलन। हिंदी वाले काइंडली इसको नोट कीजिए, मास वेस्टिंग का मतलब होता है द्रव्यमान क्षय। ठीक है, द्रव्यमान संचलन में 2 क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। द्रव्यमान संचलन यानी कि मास मूवमेंट में 2 क्रियाएं, 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स सम्मिलित होते हैं। एक है चट्टानों से पदार्थों का अलग होना, यानी जो चट्टान के ऊपरी भाग में जो पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं, तथा उनका ढाल के सहारे गतिशील होना। 2 चीजें होती, एक तो उसको अलग होना पड़ता है अपने पहाड़ से, पहाड़ के ऊपर जो मटेरियल है, जो सामान है, वो पहले तो अलग हो जाता है। जब तक वो अलग नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है।
ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, दो क्रियाएं, पहले उसका अलग होना, अपने मेन पहाड़ से अलग होना, और फिर उसके बाद उसका नीचे की तरफ जाना। आगे वाले एक पॉइंट में बाएं तरफ इंग्लिश में लिखा है कि मूविंग ब्लॉक्स ऑफ बेड रॉक्स आर कॉल्ड रॉक टॉपल्स, रॉक स्लाइड्स और रॉक फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स। यानी जो भी शैल लुढ़क के नीचे गिर जाता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से वो लुढ़क रहा है। अगर वो लुढ़क के सीधा नीचे गिर जाए तो उसको रॉक टॉपल कहते हैं, और अगर वो ढलान के सहारे नीचे की तरह आए तो उसको रॉक स्लाइड कहते हैं। ठीक है। मूवमेंट ऑफ डोमिनेंटली लिक्विड मटेरियल आर कॉल्ड फ्लोज। इसी को हम लोग फ्लोज तब कहेंगे जब यहाँ तरल पदार्थ ज्यादा होते हैं, जैसे कि पत्थर ना होके अगर पहाड़ों के ढलानों पर आप देखते हैं कि मिट्टी का मूवमेंट हो रहा है, मिट्टी जो है वो बह रहा है, तो वो मिट्टी कब बहता है? जब मिट्टी में पानी मिल जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है और वो फ्लो होता है, वो तेजी से बहता है। ठीक है। तो आगे, मूवमेंट ऑफ मास वेस्टिंग कैन बी स्लो और रैपिड। यानी जो मूवमेंट होता है ये स्लो भी हो सकता है, ये तेजी भी से भी हो सकता है, लेकिन जो तेजी से होता है, रैपिड होता है, वो बहुत कभी कभी हम लोग के लिए खतरा बन जाता है। इट कैन बी डेंजरस। ओके ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, बाईं तरफ देखिए, ये चित्र है, इसको हम ढाल मान लेते हैं। ओके, ये है ढलान। ओके, ये इंक्लाइन प्लेन इसको कहते हैं। ओके, और इसमें देखिए तीन तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। ये जो एरो से दिखाया गया है, तीन तरह के फोर्स है। एक लाल रंग का एरो है जो कि ग्रेविटी दिखाता है। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। हर चीज को गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की तरह वो खींचा रहता है। जो भी चीज, नहीं तो कोई भी ढलान पर कुछ भी नहीं ठहरता अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। If there was no gravitational force, then no material would have stayed on the plane, on the inclined plane. किसी भी ढलान पे कोई भी सामान नहीं ठहरता अगर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता। तो यहाँ पर है कि गुरुत्वाकर्षण का बल, जो कि लाल एरो से दिखाया गया है। ठीक है। उसके साथ आप देखिए, उसके साथ बहुत और भी दो एरोज दिखाए गए हैं। ठीक है। एक है एफ इसको कहते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब है ड्राइविंग फोर्स, यानी नीचे की तरह उसको खींच रहा है। कौन सा चीज नीचे की तरह खींच रहा है? यहाँ लूज हो गया है, ढलान पर कुछ चीज जो है वो लूज हो गया है, ढीला हो गया है, और ये एफ शियर फोर्स से वो नीचे की तरह जाएगा। अब देखिए ये ढलान जो है बहुत इंक्लाइन ज्यादा नहीं है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा नहीं है, इसलिए ये एरो भी छोटा बनाया गया है। और ये जो ऊपर आपका दिख रहा है, ये है लोड, ये है सामान जो कि नीचे की तरह लुढ़क के जाएगा। ढलान से ऊपर, ढलान से वो नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप से वो नीचे की तरफ जाएगा। किस फोर्स से जाएगा? एफ इसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, जो कि पुश करता है ब्लॉक को डाउन द स्लोप। ओके, सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, या इसको शियर फोर्स कहते हैं। और एक फ्रिक्शन भी होता है Fn, ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि जब भी कुछ नीचे की तरफ जाएगा तो उसका एक फ्रिक्शन होगा, एक रेजिस्टेंस होगा जो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। परंतु अगर ये फोर्स ज्यादा है, Fs ज्यादा है, तो वो नीचे चला जाएगा, अगर न ज्यादा नहीं है तो इसी पोजीशन पे वो रह जाएगा। ओके, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ।
ये जो है ना इस तरह एक खींचा जा रहा है, नीचे की तरह गुरुत्वाकर्षण है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर Fn जो है वो एक रेजिस्टिंग फोर्स है। ओके, रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो रोकता है, वो लुढ़कने से रोकता है। तो अगर रेजिस्टेंस या रोकने वाला फोर्स ज्यादा है तो ये ब्लॉक जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ये कम है तो ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो वैसे भी हर चीज पर काम करता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ लुढ़कने के लिए जरूरी है कि ये जो शियर फोर्स है ये ज्यादा प्रभावशाली हो, क्योंकि अगर ये प्रभावशाली नहीं है तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा। इसका फोर्स जब बढ़ जाएगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, हाउएवर इफ द स्लोप एंगल बिकम्स स्टीपर, यानी ये ढलान अगर ज्यादा स्टीप बन जाए, ढलान अगर ज्यादा हो, और इफ द मटेरियल इज वीकेंड, या ये जो पत्थर है वो वीक बन जाए, ये कमजोर पड़ जाए, तो क्या होगा, शियर फोर्स एक्सीड्स नॉर्मल फोर्स। उस समय Fs ये शियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल फोर्स से, और क्या होगा, नीचे की तरह मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। देखिए 3 अलग अलग डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम में ढलान जो है वो अलग अलग है। पहले में ढलान जो है वो नॉर्मल है, और दूसरे में उससे ज्यादा है, तीसरे में उससे भी ज्यादा है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे कब जाएगा, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स और शियर फोर्स एक जैसे है, तब तक ये नहीं जाएगा। ओके, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है, अब देखिए यहाँ पर ढलान ज्यादा हो गया है तो शियर फोर्स ज्यादा है, Fn जो है वो कम है, तो इसलिए क्या है कि ये तुरंत ही लुढ़क जाएगा। तीनों जगह में आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी जो है वो एक जैसे है। ठीक है, तो मास वेस्टिंग इवेंट्स ऑफन हैव अ ट्रिगर, मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए, ये ऊपर से नीचे लुढ़कने के लिए कुछ तो होना चाहिए, एक ट्रिगर होना चाहिए जिसके वजह से वो नीचे की तरफ लुढ़क जाए। इट कुड बी रैपिड स्नो मेल्ट, ये स्नो मेल्ट भी हो सकता है, बर्फ के पिघलने से मूवमेंट हो सकता है। इट कुड बी इंटेंस रेनफॉल, तेज बारिश से भी नीचे की तरह लुढ़क सकते हैं। अर्थक्वेक, शेकिंग हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आया और हिलने लगा तो ये चीज जो है वो नीचे की तरह चला जाएगा। कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कभी कभी स्टॉर्म वेव्स होते हैं, रैपिड स्टॉर्म होते हैं, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब क्या है कि नीचे वाला इलाका अगर आदमी काट दे तो ये ढलान बहुत स्टीप हो जाएगा और ये चीज नीचे की तरह लुढ़क जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, इंक्रीज वाटर कंटेंट विद इन द स्लोप, कभी कभी पानी ज्यादा होने के कारण भी ये नीचे की तरफ फिसल जाता है, लुढ़क जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत स्टीप जब बन जाता है, जैसे कि लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि बहुत स्टीप है, तो यहाँ पर लुढ़क जाता है बहुत जल्दी। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फिगर्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्लोप बन जाता, मतलब स्लोप से कैसे लुढ़क के नीचे आ जाता है। लैंडस्लाइड, यहाँ पर अलग अलग लैंडस्लाइड के चित्र दिए गए हैं, भूस्खलन के चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखिए रॉक फॉल का चित्र है, ये एक रास्ता है और पहाड़ का ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट टूट के नीचे गिर रहा है। आप देखिए किस तरह से ये ऊपर से टूट के नीचे गिर रहा है। ठीक है,
ये है डेब्री फ्लो। डेब्री फ्लो यानी पहाड़ी के ढाल पर जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बह गया है। डेब्री एवालांच, एवालांच का मतलब है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर डेब्री फ्लो हो। डेब्री का मतलब है अपशिष्ट, मिट्टी। ओके, कभी कभी होता है अर्थ फ्लो और कभी कभी बहुत धीरे से फ्लो होता है, उसको क्रीप कहते हैं। तो ये सारे जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग के चित्र है। तो हिंदी वाले के लिए आप लोग लिखिए कि विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं वाले विभिन्न क्षेत्रों में दर, दिशा एवं संचलन के रूप तथा प्रकार के संदर्भ में द्रव्यमान संचलन में विभिन्नताएं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि दर अलग होता है। किसका दर? जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होता है, जो सामानों की गतिशीलता होती है, उसका दर अलग होता है, उसकी दिशा अलग होती है। आपको कहीं कहीं पर एरो से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर है दिशा। दिशा किस दिशा में होती है वो भी, और संचलन यानी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सामूहिक संचलन अचानक होता है, हम जैसे कि भूकंप या वॉल्केनिक इरप्शन हो तो बहुत अचानक हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, तो उस समय भी जो अपशिष्ट है वो गतिशील हो जाते हैं। लेकिन ये अलग अलग कारणों से होता है, अलग दिशाओं से होता है। जैसे कि दिशा के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो अपशिष्ट शैल के ढाल के सहारे सामूहिक संचलन की दिशा 3 प्रकार की होती है। ओके, तो 3 प्रकार की दिशा के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं अपशिष्ट शैलों का। एक है लंबवत, दूसरा है पार्श्ववर्ती और तीसरा है विकर्णी। सो रॉक वेस्ट, the movement of rock waste is in according to direction is of 3 types. One is लंबवत यानी longitudinal movement होता है, एक होता है पार्श्ववर्ती यानी लैटरल साइडवर्ड्स, और तीसरा है विकर्णी यानी डायगोनल तिरछा। तो लंबवत संचलन में क्या होता है, शैलपात सीधा सीधा ऊपर से टूट के शैल नीचे गिर जाते हैं, शैलपात होता है लंबवत संचलन, ठीक है। कभी कभी अर्थफॉल होता है जिसको हम कहते हैं ध्वस्त भूपात। ओके, सो लंबवत संचलन यानी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में शैलपात होता है, रॉकफॉल होता है, और ध्वस्त भूपात होता है, कोलैप्स ऑफ अर्थ होता है यानी अर्थ फॉल होता है। और जब पार्श्ववर्ती होता है, पार्श्ववर्ती यानी लैटरल, जब दोनों साइड की दिशा में मूवमेंट होता है तब हम देखते हैं कि ब्लॉक स्खलन होता है। क्या होता है? ब्लॉक मूवमेंट, ब्लॉक स्खलन, या फिर स्प्रेड होता है, प्रसार, स्प्रेड होता है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द साइड, सीधा सीधा गिर रहा है या साइडवर्ड्स गिर रहा है या इधर उधर बिखर के गिर रहा है। जैसे कि अगर विकिरणी हो या डायगोनल मूवमेंट हो तो उसको हम कहते हैं शैलस्फरण, मृदास्फरण, मलबास्फरण यानी डेब्री फ्लो, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं डेब्री फ्लो। वो अलग अलग दिशा में होता है, क्रीप वो अलग दिशा में होता है, ठीक है। भूस्खलन जो है उसमें हम देखते हैं लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन जो होता है उसमें हम देखते हैं कि अपशिष्ट शैल या अपक्षयित मलबा जो होता है यानी रॉक वेस्ट और डेब्रीज
उसका मंद गति से बहाव हो सकता है, धीरे धीरे उसका बहाव हो सकता है, उसको हम फ्लोएज कहते हैं। कभी कभी ये तीव्र गति से भी उसका बहाव होता है। हाँ, जैसे कि मड फ्लो, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि जहां मड फ्लो होता है वो तीव्र गति से होता है। तो कभी स्लो मूवमेंट होता है, कभी फास्ट मूवमेंट होता है। ओके, अति तीव्र गति से जब मूवमेंट होता है उसको हम लोग यूजुअली भूमिस्खलन या भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। सो अति तीव्र गति वाले जो स्खलन होते हैं, संचलन होते हैं, वेरी रैपिड मूवमेंट, उसमें एग्जाम्पल होता है लैंडस्लाइड, भूस्खलन का, अवपतन का होता है। अवपतन का मतलब है स्लम्पिंग, इंग्लिश में स्लम्पिंग, डेब्री स्लाइड, हिंदी में कहेंगे मलबा स्खलन, फिर डेब्री फॉल, मलबा पात, शैल पात, रॉक फॉल, शैल स्खलन, रॉक स्लाइड, ये सब बहुत तीव्र गति से होने वाले संचलन है। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, वेरी फास्ट, तीव्र गति से होने वाले जो संचलन होते हैं वो है भूमिस्खलन, लैंडस्लाइड, स्लम्पिंग, अवपतन, मलबा स्खलन, डेब्री स्लाइड, मलबा पात, डेब्री फॉल, शैल पात, रॉक फॉल, शैल स्खलन, रॉक स्लाइड। और मंद गति यानी थोड़ी धीरे से जो होता है उसमें होता है शैल स्परन। शैल स्परन मतलब है रॉक क्रीप, ROCKCREEP, रॉक क्रीप। आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा क्रीप, रॉक क्रीप, ये मंद गति वाला है। सॉइल क्रीप, मृदा स्परन, ये मंद गति वाला है। ठीक है, और इससे आपको पता चला है कि जो तेज होता है वो कैसे होता है, जो धीरे होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अलावे हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, लंबवत संचलन होता है, मतलब सीधा सीधा, लॉन्गिट्यूडनल। ओके, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में हमारा शैल पात होता है, भूमि पात होता है, रॉक फॉल होता है। ओके, तो ये सब लुढ़क के नीचे गिर जाना, लुढ़काव, टॉपलिंग, ये सब होता है, ऊपर से नीचे गिर जाना। कभी कभी अवतलन होता है, सब्सिडेंस भी होता है, ध्वस्त हो जाता है। कभी कभी लैटरल मूवमेंट होता है। लैटरल मूवमेंट यानी जो स्लाइड्स जिसको कहते हैं, स्खलन को हम लैटरल मूवमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रांजिशनल स्लाइड्स, दे आर ऑफन रैपिड मूवमेंट्स अलोंग द प्लेन ऑफ वीकनेस। जहां पर हम देखते हैं कि फॉल्टिंग होता है, वहां पर ऐसे होता है। ओके, अभी आप देखेंगे ये वाला एक चित्र है जहां पर आपको सारे कुछ एक साथ दिखाई गए हैं। तो ये पहला वाला चित्र जो है, आप देखेंगे ऊपर की तरफ से यहाँ पर पेड़ नहीं है तो ऊपर की तरफ से ढलान से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मिट्टी जो है वो फ्लो करके नीचे की तरफ, सॉइल क्रीप, वो फ्लो करके नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ एक रोड है, डैमेज रोड, और रोड्स को तोड़ के वो नीचे चला जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हेड स्कार, ये बहुत भयंकर है। आप देखेंगे कि यहाँ एक ब्लॉक टूट के नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पहले चित्र में तो सिर्फ आपको मिट्टी का बहाव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रॉक, पूरा शेल टूट के नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे अगर पानी है, नदी है, तो सारा टूट के नीचे गिर जाएगा नदी में, और गिरने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पिक्चर में देखिए वोल्केनो है। वोल्केनो से भी लावा जब निकलता है, मड निकलता है, ये सारा नीचे की तरफ बह जाता है। ओके, चौथे में आप देखिए यहाँ पर
पेड़ दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ नहीं है। जहाँ पेड़ नहीं है, डिफॉरेस्टेड लैंड है, वहां सीधा सॉइल जो है, वो मिट्टी जो है वो डेब्री फ्लो कर जाता है। और पांचवा जो है वो रॉक स्लाइड, रॉक फॉल है। ओके, सो इसके साथ ही हम लोग का ये वाला जो तो ये जो है मास वेस्टिंग, द्रव्यमान संचलन मास मूवमेंट, और मास वेस्टिंग को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षय। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षय वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो आपका ये चैप्टर जो है वो स्लोप से रिलेटेड है। मैंने स्लोप के बारे में ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर किया है, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस शेयर हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब वीडियोस? यस गर्ल्स, आप लोग जरूर देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, और वहां पर अपना क्वेश्चंस डालिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जैसे आज वाला भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, इसको आप दोबारा देखेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे। तो जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है